मध्यम वर्गीय बस्तियों की उन तंग गलियों में, जहां घरों की दीवारें एक दूसरे से सटी होती हैं और शोर शराबा जीवन का हिस्सा होता है, वहीं एक छोटा सा घर था, शांति सदन। नाम के अनुरूप ही वहां शांति थी, लेकिन वह शांति सुकून वाली नहीं, बल्कि एक खालीपन को समेटे हुए थी। इस घर में 3 लोग रहते थे। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी दीनानाथ जी, उनका बड़ा बेटा अर्जुन और छोटी बेटी स्नेहा। स्नेहा की दुनिया इसी घर की चारदीवारी और अपने पिता और भाई के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। जब वह मात्र 5 वर्ष की थी, तभी उसकी मां एक लंबी बीमारी के बाद चल बसी थी। स्नेहा के धुंधले बचपन में मां की बस एक मध्यम सी खुशबू और उनकी गोद की गर्माहट ही बची थी। मां के जाने के बाद दीनानाथ जी ने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने तय किया कि वह अपनी ममता और सुरक्षा की छाव में इन दोनों कलियों को खिलाएंगे। अर्जुन, जो स्नेहा से 5 साल बड़ा था, अपनी छोटी बहन के लिए पिता से कम और एक संरक्षक से ज्यादा था। उसने अपनी शरारतों को समय से पहले ही छोड़ दिया ताकि वह अपनी छोटी बहन का ख्याल रख सके। स्कूल से लौटते वक्त स्नेहा के लिए उसकी पसंद की टॉफी लाना हो या उसके होमवर्क में मदद करना, अर्जुन ने कभी स्नेहा को यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके सिर पर मां का हाथ नहीं है। स्नेहा, जो अब 19 साल की हो चुकी थी, स्वभाव से बहुत सीधी लेकिन विचारों से थोड़ी जटिल थी। उसकी आंखों में चमक तो थी, पर वह किताबों के अक्षरों के लिए नहीं, बल्कि टीवी सीरियल्स में दिखने वाले भव्य महलों और रेशमी साड़ियों के लिए थी। पढ़ाई में उसका मन कभी नहीं लगा। वो अक्सर कॉलेज की खिड़की से बाहर देखते हुए ख्यालों में खो जाती। उसे लगता कि पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ एक बोझ है, जिसे उसे तब तक ढोना है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। स्नेहा, चाय बन गई क्या? रसोई के पास से गुजरते हुए अर्जुन ने पूछा। वो अपनी यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बस 5 मिनट भैया, स्नेहा ने रसोई से आवाज दी। वह चाय के साथ पकौड़े तल रही थी। दीनानाथ जी आंगन में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मा उतारकर मेज पर रखा और स्नेहा को देखते हुए बोले, बेटा, आज पड़ोस वाली आंटी बता रही थी कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। इस बार तो मेहनत की है ना? स्नेहा ने चाय की प्याली पिता के सामने रखते हुए थोड़ा सा मुंह बनाया। पापा, आपको पता है ना, मुझे ये गणित और विज्ञान समझ नहीं आते। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छे घर की बहू बनूं, जहां मुझे ढेर सारा प्यार मिले, एक बड़ा सा कमरा हो और मुझे इन किताबों से छुटकारा मिल जाए। दीनानाथ जी मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में थोड़ी चिंता थी। बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। पैसा और आराम ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन स्नेहा के लिए पैसा ही सब कुछ था। उसने अपने आसपास तंगी देखी थी। उसने देखा था कि कैसे उसके पिता एक एक पैसे का हिसाब रखते थे। उसने देखा था कि कैसे अर्जुन अपनी पुरानी शर्ट को ही बार बार सिलवाकर पहनता था ताकि स्नेहा के लिए नई ड्रेस खरीदी जा सके। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि गरीबी एक श्राप है और इससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता एक अमीर घर में शादी करना है। रात के समय जब घर में सब सो जाते, स्नेहा अपनी खिड़की पर बैठकर चांद को देखती और कल्पना करती। वो सोचती कि उसका होने वाला पति किसी बड़े शहर का होगा। उसके पास एक बड़ी गाड़ी होगी। वो उसे महंगे होटलों में खाना खिलाने ले जाएगा और उसे कभी रसोई के धुएं में नहीं जलना पड़ेगा। वो अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, देखना, मैं इस तंग गली से निकलकर एक दिन बहुत बड़े बंगले में रहूंगी। वहां नौकर चाकर होंगे और मैं बस रानी की तरह हुक्म चलाऊंगी। उसकी सहेलियां उसकी इन बातों पर हंसती, लेकिन स्नेहा का यकीन पक्का था। वो अपनी खूबसूरती को लेकर भी काफी सचेत रहती थी। वो घंटों आईने के सामने बिताती, खुद को अलग अलग अंदाज में निहारती। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, जो उसे उस सपनों की दुनिया तक ले जाएगी। उधर अर्जुन का स्वभाव स्नेहा से बिल्कुल विपरीत था। वह जानता था कि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए सिर्फ मेहनत। वो रात रात भर जाग कर पढ़ता।
उसका एक ही लक्ष्य था, एक अच्छी नौकरी पाकर अपने पिता को आराम देना और स्नेहा की हर इच्छा पूरी करना। वह स्नेहा के सभी सपनों को जानता था, इसलिए वो अक्सर उसे छेड़ता भी था। स्नेहा, अगर तेरी शादी किसी गरीब के घर हो गई तो क्या करेगी? अर्जुन ने एक दिन मजाक में पूछा। स्नेहा ने तुरंत जवाब दिया, भैया, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो मैं वहां रह नहीं पाऊंगी। मुझे साधारण जिंदगी से नफरत है। अर्जुन की हंसी गायब हो गई। उसने गंभीरता से कहा, जिंदगी हमेशा हमारी शर्तों पर नहीं चलती, छोटी। कभी कभी सादगी में जो सुकून होता है वो महलों में नहीं मिलता। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, घर नहीं। स्नेहा ने उस वक्त भाई की बात अनसुनी कर दी। उसे क्या पता था कि आने वाले समय में यही सादगी और इंसानियत उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। फिलहाल वो बस अपने उन सुनहरे सपनों में डूबी थी जहां दुख का कोई स्थान नहीं था। अध्याय के अंत में अर्जुन की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हो गई। उसने एक नामी कंपनी के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया। घर में खुशी का माहौल था। दीनानाथ जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्हें लगा कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म होने वाले हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि खुशियों के इस नए मोड़ पर एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो स्नेहा की सोच और उसके भविष्य को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अर्जुन की नौकरी लग गई थी और अब समय था उस वादे को निभाने का जो दीनानाथ जी ने खुद से किया था, अपने बच्चों को एक मुकम्मल जिंदगी देने का। लेकिन यहां से कहानी एक नया रुख लेने वाली थी, क्योंकि अर्जुन के दिल में कोई और ही बस चुका था, जिसकी सादगी स्नेहा के रईस सपनों से टकराने वाली थी। अर्जुन की नौकरी लगने के बाद घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। दीनानाथ जी के चेहरे पर अब एक निश्चिंतता थी। एक शाम जब पूरा परिवार चाय पर बैठा था, दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, बेटा, अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। स्नेहा की पढ़ाई भी लगभग पूरी हो गई है। मुझे लगता है अब हमें तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहिए। घर में एक बहू आ जाएगी तो रौनक बढ़ जाएगी। स्नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि भाई की शादी किसी बड़े और रईस खानदान में होगी। वो पहले ही मन में कल्पना करने लगी कि उसकी होने वाली भाभी किसी बड़े सेठ की बेटी होगी, जो अपने साथ कार और ढेर सारे जेवर लेकर आएगी। आखिर अर्जुन शहर की बड़ी कंपनी में जो काम करने लगा था। अर्जुन कुछ देर शांत रहा, फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दीनानाथ जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, हाँ बेटा, कहो। पापा, मेरी क्लास में एक लड़की थी, पूजा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो बहुत ही सुलझी हुई और संस्कारी लड़की है। मैंने मन ही मन उसे ही अपनी जीवन संगिनी मान लिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसके घर वालों से बात करूं। ये सुनते ही स्नेहा का चेहरा उतर गया। उसने बीच में ही टोकते हुए पूछा, भैया, वो पूजा कौन है? क्या उसके पापा भी बहुत अमीर हैं? क्या उनका शहर में बड़ा बंगला है? अर्जुन ने मंद मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं स्नेहा, वो बहुत साधारण परिवार से है। उसकी मां एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका है। उनका एक छोटा सा मकान है, पर उनका दिल बहुत बड़ा है। स्नेहा के सपनों का महल जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसने चिढ़कर कहा, तो भैया, आपने एक साधारण सी लड़की को पसंद किया। आपकी इतनी अच्छी नौकरी है, आपको तो किसी बड़े खानदान से रिश्ता मिल सकता था। हमारा स्तर बढ़ जाता। दीनानाथ जी ने स्नेहा को शांत रहने का इशारा किया और अर्जुन की ओर देखा। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की खुशी को सर्वोपरि रखा था। उन्होंने शांति से कहा, बेटा, पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन संस्कार उम्र भर साथ रहते हैं। अगर तुझे लगता है कि वो हमारे घर को संभाल सकती है और तुझे खुश रख सकती है, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अगले ही रविवार दीनानाथ जी और स्नेहा अर्जुन के साथ पूजा के घर पहुंचे। पूजा का घर शहर के एक पुराने इलाके में था।
घर वाकई बहुत छोटा था, लेकिन उसकी दीवारों पर सादगी और करीने की छाप थी। जैसे ही पूजा सामने आई, दीनानाथ जी दंग रह गए। पूजा के चेहरे पर एक ऐसी सौम्यता और शांति थी जो महंगे श्रृंगार से नहीं आती। उसने झुककर दीनानाथ जी के पैर छुए और स्नेहा को बड़े प्यार से गले लगाया। पूजा की मां ने सादगी से सबका स्वागत किया। पूजा की बातों में एक ठहराव था और उसके व्यवहार में बड़ों के प्रति गहरा सम्मान। दीनानाथ जी को एक ही मुलाकात में यकीन हो गया कि उनके बेटे ने हीरा चुना है। लेकिन स्नेहा का मन वहां नहीं लगा। वो घर के कोने कोने को देख रही थी। पुराना सोफा, साधारण पर्दे और छोटी सी रसोई। वो मन ही मन सोच रही थी, भैया ने ये क्या किया? कहाँ मैं बड़े घर के सपने देख रही थी और कहाँ अब मुझे इस साधारण सी लड़की की ननद बनना पड़ेगा। वापस आते वक्त अर्जुन ने स्नेहा का उदास चेहरा देख लिया। उसने स्नेहा का हाथ थाम कर कहा, छोटी, जिंदगी पैसे और दहेज से नहीं, अच्छे इंसानों से चलती है। तू देखना, पूजा भाभी तुझे अपनी सगी बहन से बढ़कर प्यार देगी। स्नेहा ने उस वक्त तो हाँ कह दिया, लेकिन उसके मन में एक कसक बाकी थी। उसे क्या पता था कि जिस सादगी से वो भाग रही थी, वही सादगी आने वाले तूफानों में उसका एकमात्र सहारा बनने वाली थी। रिश्ता पक्का हो गया और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। घर में मेहमानों का आना जाना और मंगल गीतों की गूंज शुरू हो गई थी। अर्जुन अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन स्नेहा के मन का कोना अभी भी असंतोष की धूल से भरा था। उसे लग रहा था कि भाई की शादी उसके लिए सुनहरे भविष्य का द्वार खोलेगी, पर पूजा की पृष्ठभूमि देखकर उसे अपने सपने धुंधले पड़ते नजर आ रहे थे। एक दोपहर जब घर में सहेलियां और मोहल्ले की कुछ औरतें संगीत की प्रैक्टिस के लिए जुटी थी, तभी बातों बातों में पूजा के घर का जिक्र छिड़ गया। पड़ोस की एक चाची ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, सुना है अर्जुन की दुल्हन बहुत साधारण घर से है। बेचारी की मां अकेले ही घर चलाती है। अरे भाई, अर्जुन इतना कमाता है, कम से कम दहेज में एक गाड़ी और मोटा कैश तो मिलता। स्नेहा, जो पास ही बैठी थी, उसकी बात सुनकर जल भुन गई। उसने कड़वाहट के साथ कहा, हाँ चाची, भैया को पता नहीं क्या सूझा। दुनिया भर की रईस लड़कियां मिल जाती, पर उन्हें तो सादगी पसंद आ गई। अब हमें ही भुगतना पड़ेगा। तभी पूजा की मां और पूजा कुछ शगुन का सामान लेकर घर पहुंची। पूजा ने हल्के नीले रंग का साधारण सूती सूट पहना था, लेकिन उसके व्यक्तित्व की चमक किसी भी कीमती रेशम को मात दे रही थी। उसने आते ही सबका आशीर्वाद लिया और काम में हाथ बटाने लगी। स्नेहा ने देखा कि पूजा कितनी सहजता से रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी, जैसे वो बरसों से इस घर का हिस्सा हो। स्नेहा का ध्यान पूजा के लाए हुए शगुन के लिफाफों और सामान पर था। जब उसने देखा कि सामान बहुत कीमती नहीं है, तो उसने अपनी सहेली पायल से धीरे से कहा, देखा तुमने, बस कुछ साड़ियां और मिठाई। मेरी शादी में तो मैं इससे 10 गुना ज्यादा उम्मीद रखूंगी। पूजा ने स्नेहा की नाराजगी भांप ली थी। वह स्नेहा के पास आई और उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा रखते हुए बोली, स्नेहा, ये मेरी मां ने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। ये बहुत बड़ा तो नहीं है, पर इसमें हमारा बहुत सारा प्यार है। स्नेहा ने डिब्बा खोला। उसमें सोने की एक पतली सी चेन थी। यद्यपि वो सुंदर थी, लेकिन स्नेहा की उम्मीदों के हिसाब से वो बहुत छोटी थी। उसने बिना मुस्कुराए शुक्रिया कहा और डिब्बा एक तरफ रख दिया। उस रात अर्जुन ने स्नेहा को अकेले में बुलाया। उसने देखा था कि स्नेहा दिन भर पूजा और उसकी मां के साथ रूखा व्यवहार कर रही थी। अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, स्नेहा, तू बार बार पैसों और हैसियत की बात क्यों करती है? पूजा की मां ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी है। वो लोग दिल के अमीर हैं। तू बस एक बार उसे समझने की कोशिश तो कर। स्नेहा ने चिढ़कर जवाब दिया, भैया, आप नहीं समझेंगे। समाज में इज्जत पैसों से होती है, सिर्फ अच्छे व्यवहार से नहीं। अर्जुन ने लंबी सांस ली और बस इतना कहा,
वक्त तुझे समझा देगा कि असली दौलत क्या होती है। शादी के दिन करीब आ रहे थे। स्नेहा को लग रहा था कि ये शादी उसके लिए सिर्फ एक साधारण आयोजन है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पूजा का इस घर में आना उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख की शुरुआत होने वाली थी। सादगी और दिखावे के बीच की ये जंग अब एक नए मोड़ पर थी। शहनाइयों की गूंज और फूलों की महक के बीच अर्जुन और पूजा का विवाह संपन्न हुआ। जिस दिन पूजा ने शांति सदन की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा, घर का वातावरण जैसे बदल सा गया। वो अपने साथ कोई भारी भरकम तिजोरी या महंगी गाड़ियां तो नहीं लाई थी, लेकिन उसके पास संस्कारों और ममता का एक ऐसा अटूट खजाना था जिसने घर के हर कोने को महका दिया। पूजा ने बहुत ही कम समय में घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। दीनानाथ जी के समय पर दवाइयां, अर्जुन के दफ्तर का टिफिन और स्नेहा की छोटी मोटी फरमाइशें, पूजा हर काम को मुस्कुराते हुए पूरा करती। उसने कभी किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह इस घर के लिए नई है। स्नेहा, जो शुरू में पूजा को लेकर बहुत उदासीन थी, अब धीरे धीरे असमंजस में थी। उसने सोचा था कि वह अपनी भाभी पर रौब जमाएगी या उससे दूरी बनाकर रखेगी, लेकिन पूजा का व्यवहार इतना निश्चल था कि नफरत करना मुश्किल होता जा रहा था। पूजा अक्सर स्नेहा के पास आती, उसके बालों में तेल लगाती और उससे उसके सपनों के बारे में बातें करती। स्नेहा, तू मेरी ननद नहीं, छोटी बहन है, पूजा अक्सर कहती। वो अपनी मां की दी हुई छोटी छोटी चीजें भी स्नेहा को दे देती। हालांकि बाहर की दुनिया स्नेहा को चैन से रहने नहीं देती थी। एक शाम जब स्नेहा अपनी सहेलियों के साथ मोहल्ले के पार्क में बैठी थी, तो उसकी एक सहेली ने तंज कसा, क्यों स्नेहा, भाभी तो बहुत साधारण निकली। सुना है तुम्हारे भाई को दफ्तर के बॉस की बेटी का भी ऑफर था। अगर वहां शादी होती तो आज तुम किसी आलीशान कोठी में होती, यहां इस पुराने मोहल्ले में नहीं। ये बात स्नेहा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। घर लौटकर उसने देखा कि पूजा रसोई में पसीने से तरबतर होकर खाना बना रही थी। स्नेहा को पूजा की वह सादगी अब खटकने लगी। उसने सोचा कि अगर भाभी रईस होती तो आज रसोई में कोई नौकरानी होती और वो खुद अपनी सहेलियों के सामने शान से बात कर पाती। उसने पूजा से रूखे स्वर में कहा, भाभी, आप सारा दिन इस रसोई में ही क्यों पड़ी रहती हैं? थोड़े ढंग के कपड़े पहना कीजिए। मोहल्ले के लोग बातें बनाते हैं कि अर्जुन भैया की पत्नी कितनी साधारण दिखती है। पूजा रुकी, उसने पसीना पोंछा और शांति से स्नेहा के पास आकर खड़ी हो गई। उसने बड़े प्यार से स्नेहा का हाथ थामा और कहा, स्नेहा, बाहरी चमक धमक तो ढल जाती है, पर अपनों का प्यार कभी पुराना नहीं होता। लोग क्या कहते हैं, अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो अपनों की खुशियां कब जिएंगे? स्नेहा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसे लगा कि पूजा अपनी बातों से उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। अर्जुन ने यह सब देख लिया था। उस रात उसने स्नेहा को बहुत डांटा, स्नेहा, पूजा इस घर के लिए दिन रात एक कर रही है और तू है कि अभी भी उन्हीं खोखली बातों में फंसी है। अगर आइंदा तूने उससे इस तरह बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बार अर्जुन ने स्नेहा पर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उसकी आवाज की कड़वाहट ने स्नेहा को भीतर तक हिला दिया। उसे लगा कि पूजा के आने के बाद उसके भाई का प्यार उसके लिए कम हो गया है। यहीं से स्नेहा के मन में पूजा के प्रति ईर्ष्या का एक छोटा सा बीज पनपने लगा, जो धीरे धीरे एक जहरीले पेड़ का रूप लेने वाला था। अगले कुछ महीनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन नियति एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाली थी, जो इस परिवार की खुशियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला था। समय अपनी गति से चल रहा था। पूजा ने अपने समर्पण से घर को स्वर्ग बना दिया था, लेकिन खुशियों की ये उम्र बहुत छोटी निकली। नियति ने अपनी चाल चली और एक सुबह शांति सदन की खुशियों को ग्रहण लग गया। दीनानाथ जी, जो हमेशा की तरह सुबह सैर पर गए थे, अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण वहीं गिर पड़े। जब तक अर्जुन उन्हें अस्पताल ले गया, तब तक उनकी सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थी। घर में मातम छा गया।
स्नेहा के लिए यह विश्वास करना असंभव था कि उसके पिता, जो उसकी हर जिद पूरी करते थे, अब नहीं रहे। अर्जुन टूट गया था, लेकिन उसे अपनी बहन और पत्नी को संभालना था। इस मुश्किल घड़ी में पूजा एक चट्टान की तरह खड़ी रही। उसने अपने आंसू पोंछकर घर संभाला और स्नेहा को मां जैसी ममता दी। अभी पिता की मृत्यु को कुछ ही महीने हुए थे और परिवार इस सदमे से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि एक और बिजली गिरी। पूजा की मां, जो सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी, अचानक बीमार पड़ गई। वह पूजा का आखिरी मायका और एकमात्र सहारा थी। कुछ ही दिनों के भीतर उनका भी देहांत हो गया। यह प्रहार पूजा के लिए असहनीय था। जिसने सबको संभाला था, वो खुद बिखर गई। पूजा इस दुनिया में अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। न पिता, न मां। इस दोहरे सदमे ने पूजा के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। वो लड़की जो सारा दिन घर में चहकती थी, अब एक जिंदा लाश बन गई थी। वो घंटों एक अंधेरे कमरे में बैठी रहती, अपनी मां और ससुर की तस्वीरों को देखती रहती। कभी कभी वो अकेले में बात करने लगती या अचानक रोने लगती। अर्जुन अपनी पत्नी की ये हालत देखकर तड़प उठता। उसने दफ्तर से लंबी छुट्टियां ले ली। वह पूजा का हाथ थाम कर घंटों बैठा रहता, उसे बाहर घुमाने ले जाता और शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया। डॉक्टर ने साफ कहा था, इन्हें गहरे सदमे, क्लिनिकल डिप्रेशन ने घेर लिया है। इन्हें हर पल खुश रखना होगा, वरना यह दुख इनके दिमाग की नसों पर बुरा असर डाल सकता है। स्नेहा को इस सब के बीच अपनी उपेक्षा महसूस होने लगी। घर का सारा ध्यान अब पूजा पर था। अर्जुन, जो कभी स्नेहा की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था, अब पूरी तरह पूजा की सेवा में लगा रहता। स्नेहा को रसोई का काम करना पड़ता, जो उसे नापसंद था। वो मन ही मन सोचती, पिताजी चले गए, उसका दुख मुझे भी है, पर भाभी ने तो जैसे नाटक शुरू कर दिया है। भैया अब सिर्फ इनके ही होकर रह गए हैं। स्नेहा की सहानुभूति अब धीरे धीरे चिड़चिड़ेपन में बदलने लगी थी। उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा तो तब शुरू होने वाली थी जब अर्जुन को एक अनिवार्य काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। भाग्य ने एक और क्रूर खेल खेलने की तैयारी कर ली थी। पूजा की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन वह अभी भी कांच की उस गुड़िया की तरह थी जो जरा सी चोट से टूट सकती थी। इसी बीच अर्जुन के दफ्तर से एक जरूरी बुलावा आया। एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे 2 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना था। अर्जुन दुविधा में था। वो पूजा को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये उसके करियर का सबसे अहम मौका था। पूजा, मैं परसों शाम तक वापस आ जाऊंगा, तुम घबराना नहीं, स्नेहा तुम्हारे साथ है, अर्जुन ने पैकिंग करते हुए कहा। पूजा का मन किसी अनहोनी की आशंका से घिरा हुआ था। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया और भीगी आंखों से कहा, अर्जुन, मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अर्जुन ने उसे गले लगाया और माथा चूमते हुए ढांढस बंधाया। पागल मत बनो, मैं बस गया और आया, मैं हर घंटे तुम्हें फोन करूंगा। स्नेहा पास ही खड़ी ये सब देख रही थी। उसे भाई का इतना प्यार और फिक्र करना अब खटकने लगा था। उसने बेरुखी से कहा, भैया आप जाइए ना, मैं हूं तो यहां, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा भाभी पर। अर्जुन चला गया। पहले दिन उसने कई बार फोन किया, पूजा से बात की और उसे खुश रखने की कोशिश की, लेकिन दूसरे दिन दोपहर के बाद अर्जुन का फोन आना बंद हो गया। शाम बीत गई, रात हो गई, पर अर्जुन का कोई अतापता नहीं था। पूजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार दरवाजे की ओर दौड़ती और हर आहट पर चौंक उठती। स्नेहा, देखो ना, तुम्हारे भैया फोन नहीं उठा रहे, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? पूजा रोते हुए बोली। स्नेहा ने चिढ़कर कहा, भाभी आप हद करती हैं, काम में व्यस्त होंगे, सो जाइए अब। अगली सुबह घर के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। स्नेहा और पूजा दोनों बाहर आई।
पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर छाई गंभीरता ने सब कुछ बयां कर दिया। उन्होंने बताया कि जिस बस से अर्जुन लौट रहा था, उसका पहाड़ी रास्ते पर भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। अर्जुन उन यात्रियों में था जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर सुनते ही पूजा के गले से एक चीख निकली और वो वही पत्थर की तरह जम गई। उसकी आंखें पथरा गईं और वो बेसुध होकर गिर पड़ी। स्नेहा के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। जिस भाई ने उसे हथेली पर रखा था, वो उसे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ गया था। लेकिन उस शोक की घड़ी में भी स्नेहा के मन का एक कोना अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। वो रो तो रही थी, पर उसके दिमाग में ये सवाल कौंधने लगा कि अब मेरा क्या होगा? पापा चले गए, भैया चले गए, अब क्या मुझे ताउम्र इस बीमार भाभी का बोझ उठाना पड़ेगा? अर्जुन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूजा अब पूरी तरह अपनी दुनिया में खो चुकी थी। वो न रोती थी, न बोलती थी। वो बस खिड़की के पास बैठी रहती और शून्य में निहारते हुए कहती, अभी अर्जुन आता ही होगा। उसने कहा था वो 2 दिन में आ जाएगा। स्नेहा के लिए ये घर अब एक जेल की तरह लगने लगा था, जहां एक तरफ भाई की यादों का दर्द था और दूसरी तरफ एक ऐसी भाभी जिसकी मानसिक हालत उसे अपने भविष्य के लिए खतरा नजर आ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका यही डर उसे एक बहुत बड़े पाप की ओर ले जाने वाला था। अर्जुन की 13वीं बीत चुकी थी। घर की रौनक और उम्मीदें जैसे उसी चिता के साथ जलकर राख हो गई थी। पूजा की स्थिति अब सदमे से आगे बढ़कर विक्षिप्तता की ओर बढ़ने लगी थी। वो अक्सर रात को उठकर अर्जुन के कपड़े अलमारी से निकालती और उन्हें प्रेस करने लगती। कभी कभी वह दरवाजे पर खड़ी होकर अंधेरे में घंटों बातें करती, जैसे अर्जुन उसके सामने खड़ा हो। स्नेहा का दुख अब गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बदल चुका था। उसे लगता था कि उसकी पूरी जवानी इस घर की देखरेख और एक पागल औरत की सेवा में बर्बाद हो जाएगी। पिताजी नहीं रहे, भैया नहीं रहे, अब ये बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ रहा है? वो अक्सर अपनी सहेली पायल से फोन पर रोती। इसी दौरान स्नेहा के जीवन में करण का प्रवेश हुआ। करण उनके मोहल्ले में नया आया था और एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। एक दिन जब स्नेहा बाजार से राशन का भारी सामान लेकर लौट रही थी, तो करण ने अपनी बाइक रोककर उसकी मदद की। करण दिखने में आकर्षक था और उसका बात करने का लहजा बहुत प्रभावशाली था। स्नेहा को करण में अपनी उम्मीदों की किरण दिखाई दी। वो करण से अक्सर मिलने लगी। करण ने उसकी परेशानियों को बड़े ध्यान से सुना और उसे सहानुभूति दी। एक दिन पार्क में बैठे हुए करण ने स्नेहा का हाथ थाम कर कहा, स्नेहा, तुम इतनी कम उम्र में इतना बोझ उठा रही हो। तुम्हारी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। तुम कब तक इस घर और अपनी भाभी की सेवा में खुद को जलाती रहोगी? करण की इन बातों ने स्नेहा की दबी हुई इच्छाओं को हवा दे दी। जब करण ने शादी का प्रस्ताव रखा, तो स्नेहा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा जैसे उसे उस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ा डर था। पूजा, करण, अगर उसे पता चला कि मेरी शादी हो रही है, तो वह क्या करेगी? और अगर तुम्हारे परिवार को पता चला कि मेरी भाभी की मानसिक स्थिति ऐसी है, तो शायद वे ये रिश्ता ठुकरा दे, स्नेहा ने डरते हुए कहा। करण ने उसे समझाते हुए कहा, स्नेहा, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। अगर पूजा की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब होती है, तो ये गलत है। यहीं से स्नेहा के मन में एक खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। उसे लगा कि अगर वह पूजा को अपने रास्ते से हटा दे, तो वो अपनी नई जिंदगी बिना किसी बोझ के शुरू कर सकती है। उसने मोहल्ले में धीरे धीरे ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि पूजा पूरी तरह पागल हो चुकी है और वो हिंसक हो गई है। वो लोगों से कहती, भाभी रात को चाकू लेकर मेरे कमरे के बाहर खड़ी रहती है, मुझे अपनी जान का डर है। स्नेहा का ये सफेद झूठ धीरे धीरे सच माना जाने लगा। लोग पूजा से कतराने लगे। स्नेहा अब करण से शादी करने और इस घर को छोड़ने के सपने देखने लगी थी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि रिश्तों की नींव झूठ और धोखे पर रखने का अंजाम बहुत बुरा होता है।
उसकी खुदगर्जी ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे अपनी उस भाभी पर भी तरस नहीं आया जिसने कभी उसे अपनी सगी बहन माना था। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। करण के माता पिता जल्द ही स्नेहा के घर आने वाले थे। स्नेहा के मन में घबराहट और हड़बड़ाहट का मिलाजुला भाव था। उसे डर था कि अगर करण के परिवार ने पूजा की हालत देख ली तो यह रिश्ता टूट जाएगा। उसे पूजा अब भाभी नहीं बल्कि अपने सुनहरे भविष्य की राह में खड़ा एक पत्थर लगने लगी थी। एक शाम पूजा अपनी पुरानी तस्वीरों को सीने से लगाए फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उसने स्नेहा की ओर देखा और बहुत धीरे से पूछा, स्नेहा, अर्जुन ने कहा था कि वह 2 दिन में आ जाएगा। आज कौन सा दिन है? क्या वो आ जाएगा? स्नेहा ने चिढ़कर उसे देखा। पूजा की मासूमियत उसे अब मक्कारी लगने लगी थी। उसने कठोर आवाज में कहा, भाभी, भैया कभी वापस नहीं आएंगे। आप क्यों नहीं समझती कि वो मर चुके हैं? आपकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। पूजा ये सुनकर कांप उठी और फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना स्नेहा के कानों में चुभ रहा था। अगले दिन करण का फोन आया, स्नेहा, मैं कल सुबह अपने माता पिता के साथ आ रहा हूं। सब कुछ ठीक रखना। स्नेहा ने तय कर लिया कि अब उसे अंतिम कदम उठाना ही होगा। घर के पिछवाड़े एक पुराना स्टोर रूम था जहां कबाड़ और अंधेरा भरा रहता था। स्नेहा ने प्यार से पूजा को बुलाया, भाभी, चलिए मेरे साथ। भैया ने आपके लिए एक सरप्राइज भेजा है, वो उस कमरे में रखा है। सरप्राइज का नाम सुनते ही पूजा की आंखों में एक फीकी सी चमक आ गई। वो बिना कुछ सोचे स्नेहा के पीछे पीछे स्टोर रूम तक चली गई। जैसे ही पूजा अंदर दाखिल हुई, स्नेहा ने फुर्ती से बाहर निकलकर भारी दरवाजा बंद किया और उस पर ताला जड़ दिया। स्नेहा, दरवाजा खोलो, यहां बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। पूजा अंदर से चिल्लाई और दरवाजा पीटने लगी। स्नेहा का दिल एक पल के लिए पसीजा, पर फिर उसे करण का चेहरा और वो आलीशान जिंदगी याद आ गई। उसने खुद को मजबूत किया और बाहर से चिल्लाकर कहा, यही रहिए भाभी, आपकी भलाई इसी में है। मोहल्ले के जो लोग पूजा के बारे में पूछने आए, स्नेहा ने उनसे झूठ बोल दिया। भाभी की हालत बहुत बिगड़ गई थी, वे खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए शहर के एक बड़े मानसिक अस्पताल से डॉक्टर आए थे और उन्हें इलाज के लिए ले गए हैं। लोगों ने स्नेहा की बात पर यकीन कर लिया और उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे कि वो अकेले ये सब झेल रही है। उस रात स्नेहा को नींद नहीं आई। स्टोर रूम से पूजा की सिसकियों की आवाजें हल्की हल्की आ रही थी, जो धीरे धीरे शांत हो गई। स्नेहा ने अपने कानों पर तकिया रख लिया। वो ये भूल गई कि जिसे उसने कैद किया है वो उसी भाई की अमानत है जिसने अपनी पूरी जिंदगी स्नेहा की खुशियों के लिए वार दी थी। अगले दिन सुबह करण अपनी बारात लेकर आने वाला था और स्नेहा उस अंधेरे कमरे के बगल में अपनी नई जिंदगी के उजाले के सपने बुन रही थी। करण और स्नेहा की शादी सादगी से संपन्न हो गई। स्नेहा ने राहत की सांस ली कि उसका झूठ पकड़ा नहीं गया और वो इस पुराने घर की घुटन से आजाद हो गई। शादी के बाद वह करण के साथ उसके घर चली गई। नई गृहस्थी और शादी की रस्मों की चकाचौंध में वो पूरी तरह डूब गई। वो ये भूल ही गई कि उसके मायके के उस अंधेरे स्टोर रूम में कोई जिंदगी मौत से जूझ रही है। शादी के 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन की सुबह जब स्नेहा उठी तो उसे अचानक एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसे याद आया कि उसने पूजा को स्टोर रूम में बंद किया था और उसे खाना पानी देने वाला वहां कोई नहीं है। 2 दिन हो गए, भाभी ने कुछ खाया भी नहीं होगा। ये सोचकर स्नेहा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने करण से बहाना बनाया, करण, मुझे अपने पुराने घर से कुछ जरूरी गहने और कागजात लाने हैं, क्या हम वहां चल सकते हैं? करण तुरंत तैयार हो गया। जब वे पुराने घर पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से ताला खोला और घर के अंदर दाखिल हुई। वो सीधे पिछवाड़े के स्टोर रूम की ओर भागी। करण भी उसके पीछे पीछे आ रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्नेहा इतनी घबराई हुई क्यों है। स्नेहा ने जैसे ही स्टोर रूम का ताला खोलकर दरवाजा धक्का दिया, अंदर के मंजर ने उसकी रूह कंपा दी। पूजा फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। भूख, प्यास और घुटन के कारण उसकी हालत अत्यंत नाजुक थी। भाभी, भाभी आंखें खोलिए, स्नेहा चीखी। करण पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसने पूजा की हालत देखी और फिर स्नेहा के हाथ में मौजूद स्टोर रूम की चाबियां। उसे समझने में देर नहीं लगी कि यहां क्या हुआ है। उसने कड़कती आवाज में पूछा, स्नेहा, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि भाभी अस्पताल में भर्ती है, फिर ये यहां इस हालत में कैसे मिली? क्या तुमने इन्हें बंद किया था? स्नेहा के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वो फफक फक कर रोने लगी और करण के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए करण, मैं डर गई थी कि हमारी शादी टूट जाएगी। मैंने बस 2 दिन के लिए इन्हें यहां रखा था। करण की आंखों में घृणा और क्रोध का मिश्रण था। 2 दिन बिना खाने और पानी के? स्नेहा, तुमने एक इंसान के साथ नहीं, बल्कि अपने ही मृत भाई की यादों के साथ ये बर्बरता की है। करण ने बिना समय गवाए पूजा को अपनी गोद में उठाया और कार की ओर भागा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने कहा, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें मानसिक सदमे के साथ साथ गंभीर डिहाइड्रेशन भी हुआ है। अस्पताल के गलियारे में खड़ा करण स्नेहा की ओर देख भी नहीं रहा था। स्नेहा ने बार बार माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसे हाथ के इशारे से चुप करा दिया। उस दिन स्नेहा को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस शादी और जिस पति के लिए ये सब किया था, आज उसी की नजरों में वो एक अपराधी बन चुकी थी। सच का सूरज निकल आया था और स्नेहा के झूठ की दीवारें ढह चुकी थी। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में जब करण ने स्नेहा को उसकी क्रूरता के लिए फटकारा, तो स्नेहा के भीतर कुछ टूट गया। स्टोर रूम के उस अंधेरे में पूजा की सिसकियां अब उसके कानों में गूंजने लगी थी। जब पूजा को होश आया और उसने डरने के बजाय स्नेहा का हाथ थाम कर धीमे से पानी मांगा, तो स्नेहा की आंखों से ग्लानि के आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि जिस बोझ और से वो भाग रही थी, वो वास्तव में इस घर की आत्मा थी। पूजा को घर लाया गया। इस बार स्नेहा ने नर्स रखने से मना कर दिया। उसने तय किया कि वो खुद अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेगी। दिन की शुरुआत अब स्नेहा द्वारा पूजा के लिए काढ़ा बनाने और उसके कमरे की सफाई से होती। वो घंटों पूजा के सिर के पास बैठकर उसे कहानियां सुनाती, उसके बाल संवारती और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। शुरुआत में करण को स्नेहा पर विश्वास नहीं था। वो उसे शक की निगाहों से देखता, लेकिन स्नेहा ने हार नहीं मानी। एक रात जब पूजा को तेज बुखार था, स्नेहा पूरी रात जागकर उसकी पट्टियां बदलती रही और रो रो कर ईश्वर से उसकी सलामती की दुआ मांगती रही। करण ने छिपकर ये मंजर देखा और पहली बार उसे स्नेहा की आंखों में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा दर्द नजर आया। स्नेहा के निस्वार्थ प्रेम और देखभाल का असर पूजा पर जादुई तरीके से हुआ। पूजा की आंखों की खोई हुई चमक वापस आने लगी। वो अब मुस्कुराने लगी थी और धीरे धीरे उसकी याददाश्त पूरी तरह स्थिर हो गई। स्नेहा ने पूजा से लिपटकर अपनी हर उस बात के लिए माफी मांगी जो उसने अब तक की थी। पूजा ने बड़ी बहन की तरह उसे माफ कर दिया। अब शांति सदन में ईर्ष्या की जगह स्नेह ने ले ली थी। पूजा अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। एक दिन स्नेहा ने करण से कहा, करण, भाभी की उम्र अभी बहुत छोटी है। उन्होंने बहुत दुख सहे हैं। क्या हम उनके लिए एक ऐसा हमसफर नहीं ढूंढ सकते जो उन्हें वो सम्मान और प्यार दे सके जिसके वो हकदार हैं? करण स्नेहा की इस परिपक्व सोच से दंग रह गया। काफी तलाश के बाद उनकी मुलाकात आदित्य से हुई। आदित्य एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर थे और स्वभाव से बेहद शांत और विचारशील थे। उन्होंने पूजा के अतीत और उसकी मानसिक स्थिति के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उसका हाथ थामने का फैसला किया।
आदित्य ने कहा, मुझे एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत रूह चाहिए, और पूजा जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। स्नेहा ने इस शादी की जिम्मेदारी बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह निभाई। उसने अपने गहनों और मेहनत से पूजा को एक दुल्हन की तरह सजाया। विदाई के वक्त स्नेहा और पूजा दोनों फूट फूट कर रोई। पूजा ने स्नेहा के कान में कहा, आज मेरा भाई अर्जुन जहां भी होगा, तुझे देखकर बहुत गर्व कर रहा होगा। पूजा की शादी के बाद वो अपने नए घर में बहुत खुश थी। आदित्य उसे पलकों पर बिठाकर रखते थे। वो अक्सर स्नेहा और करण को अपने घर बुलाती। पूजा के जीवन में आए इस उजाले को देखकर स्नेहा को वो सुकून मिला जो उसे करोड़ों की दौलत से भी कभी नहीं मिलता। स्नेहा ने जान लिया था कि दूसरों को खुशी देकर मिलने वाली खुशी सबसे बड़ी दौलत है। पूजा की विदाई के बाद घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन ये शांति उदासी वाली नहीं थी। करण ने महसूस किया कि जिस स्नेहा से वो कभी नफरत करता था, वो पूरी तरह बदल चुकी है। उसकी बातों में अब अहंकार नहीं, बल्कि ठहराव था। स्नेहा अब रसोई में पसीना बहाते हुए भी मुस्कुराती थी और करण की हर छोटी जरूरत का ध्यान रखती थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, स्नेहा बालकनी में चाय लेकर आई। करण उसे निहार रहा था। उसने स्नेहा का हाथ थाम कर कहा, स्नेहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा इस नजर से देख पाऊंगा। तुमने जिस तरह खुद को बदला है, उसने मेरा दिल जीत लिया है। स्नेहा शर्मा गई। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो कभी गायब हो गई थी। उनके बीच की केमिस्ट्री अब बदलने लगी थी। करण अब दफ्तर से जल्दी घर आने लगा ताकि वह स्नेहा के साथ समय बिता सके। कभी वे साथ में खाना बनाते तो कभी लंबी सैर पर निकलते। उनके रिश्तों में अब वो रोमांस था जो आपसी सम्मान और विश्वास की नींव पर खड़ा था। करण ने स्नेहा के लिए एक खूबसूरत अंगूठी खरीदी और उसे फिर से प्रपोज किया। इस बार किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि प्यार में। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए करण के कंधे पर सिर रख दिया। उसे समझ आ गया कि मां की मृत्यु, पिता का जाना और भाई का बिछड़ना उसे तोड़ना नहीं, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाना चाहते थे। शांति सदन अब वास्तव में प्रेम और रोमांस की खुशबू से महक रहा था। लालच और जलन पीछे छूट चुके थे और सामने एक सुनहरी और हसीन जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी।